आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर 20, उसका नाम है पत्र मैसूर के महाराजा को। यह पत्र लेखन विधा है, साहित्य की विधा। इसको लिखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी जी का परिचय जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। विवेकानंद नाम उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई से प्रस्थान करने समय ग्रहण किया था। विवेकानंद पर उनकी माता के सद्गुणों का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी आयु के 25 वर्ष की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1881 में विवेकानंद की भेंट स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से हुई, जहां से उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 24 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने प्रण कर लिया था कि वे अपना सारा जीवन गुरु के संदेश के प्रचार में लगाएंगे। 1893 में वे अमेरिका गए, जहां शिकागो में उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1897 में कोलकाता के पास वेल्लूर में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में मिशन की अनेक शाखाएं थी और स्कूलों, अस्पतालों और दवाखानों, अनाथालयों, पुस्तकालयों आदि की स्थापना द्वारा उन्होंने समाज की सेवा की। 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया। इस पाठ का जो सारांश है वो ये है कि स्वामी विवेकानंद ने 23 जून 1894 को शिकागो से मैसूर के महाराजा को एक पत्र लिखा था। कहां से लिखा था? शिकागो। शिकागो कहां पर है? अमेरिका में है। वहां क्यों गए थे? वो सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे। वहां से उन्होंने एक पत्र लिखा। किनको लिखा? मैसूर के महाराजा को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सर्वप्रथम महाराज की उदारता के लिए आभार प्रकट किया तथा महाराज के परिवार के मंगल कामना की। उसके पश्चात वहां की संस्कृति, भारत व अमेरिका के लोगों के बीच का अंतर, वहां के लोगों का जीवन परिचय, भारत के लोगों की मनोवृत्ति आदि का विस्तृत में पत्र के माध्यम से वर्णन किया। ये जो महाराज हैं, मैसूर के महाराज, एक्चुअल में क्या हुआ था, जब उनको शिकागो जाना था स्वामी विवेकानंद जी को सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और वहां जो उन्होंने भाषण दिया वो पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा जो उन्होंने शुरुआत ही किया था और तालियों से गूंज उठा था, और उसके बाद भारत को जो है विश्व गुरु माना गया। तो वहां जाने के लिए ये जो मैसूर के महाराज थे, इन्होंने स्वामी जी को मदद किया था। तो इसलिए वहां पहुंचने के बाद ये उनको एक पत्र लिखते हैं, जिसमें कि पाश्चात्य वहां की मैंने अमेरिका की संस्कृति, भारत व अमेरिका के लोगों के बीच का क्या अंतर है, डिफरेंस, और वहां के लोगों के जीवन के परिचय, वहां का जो मनोवृत्ति है आदि के बारे में डिटेल्स में, विस्तार में एक पत्र लिखा था, उसने वर्णन किया था। अमेरिका एक अद्भुत देश। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के अद्भुत ने अमेरिका को अद्भुत देश कहा है, क्योंकि उनका कहना था कि वहां के लोग दैनिक कार्यों में कल पुर्जों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, मैनुअल बहुत सारे काम होते हैं, परंतु अमेरिका में क्या होता है, कल पुर्जों या मशीनों का बहुत प्रयोग होता है। वे संसार की आबादी के 5% मात्र हैं। वे संसार की आबादी के कितने हैं? वो 5% ही है। फिर भी संसार के कुल धन के पूरे 60% के मालिक है। मतलब संसार में
उनका आबादी सिर्फ 5% है पॉपुलेशन के हिसाब से, परंतु पूरे संसार में जो धन है, संपत्ति है, उस पूरे धन में उसका षष्ठांश मतलब छठवां जो भाग होता है वो अकेले अमेरिका होल्ड करता है, अमेरिका के पास है। वस्तुएं बहुत महंगी हैं, फिर भी विलासिता की अधिकता है। वस्तु बहुत ज्यादा महंगी है, फिर भी लोग वहां के लोग लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरी बहुत ज्यादा है। मजदूरों का मेहनताना दुनिया में सब जगह से ज्यादा है। कोई अगर मजदूरी भी करेगा वहां पर, अपने यहाँ जैसे 300, 400, 500 है, 500 है, परंतु वहां पर मजदूरी का मेहनताना भी बहुत ज्यादा है। फिर भी मजदूरों और पूंजीपतियों में झगड़े चला रहते हैं। अभी क्या है भारत में, मान लीजिए जो मजदूर है, अनस्किल्ड मजदूर, और जो पूंजीपति है, दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है। मार्क्सवादी या कम्युनिस्टवादी जो सोच है उसके हिसाब से चल रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि भारत है, यहाँ पे गरीब लोग हैं, मजदूर बहुत ज्यादा है। परंतु अमेरिका में जहां पर की मजदूरी का रेट बहुत ज्यादा है, फिर भी वहां पर झगड़ा चलता है। ये एक विचार करने वाली बात है। अमेरिका में महिलाओं की स्थिति, अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं उतने दुनिया भर में और कहीं की महिलाओं को नहीं है। अमेरिका में महिलाएं क्या है, स्वतंत्र हैं, बहुत अधिकार प्राप्त है उनको। धीरे धीरे वे सब कुछ अपने अधिकार में करती जा रही हैं। वहां की महिलाएं क्या करती जा रही हैं, धीरे धीरे सारा चीज पर अपना अधिकार करती जा रही है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है। मतलब जो एजुकेटेड पुरुष है उससे ज्यादा एजुकेटेड वहां की महिलाएं हैं। और आश्चर्य की बात तो यह कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है। हाँ, उच्च प्रतिभा का विकास अधिकतर पुरुषों में ही है। पाश्चात्यवासी हमारे जाति भेद की चाहे जितनी कड़ी समालोचना करें, पर उनके भी बीच एक ऐसा जाति भेद है जो हमारे यहाँ से भी बुरा है, और वह है अर्थगत जाति भेद। हमारे यहाँ जाति भेद क्या है, वो डोम है, वो चमार है, वो लाला है, वो भूमियार है, वो कायस्थ है, ऐसे करके, वह राजपूत है, ऐसा है, ठीक है, अछूत है। परंतु ऐसा कह रहा है, विवेकानंद जी कह रहे हैं ऐसा कि अमेरिका में भी इस तरह का बात है, परंतु अमेरिका में इस तरह का नहीं है कि छूने से छुआ जाएगा या इस तरह का जातिवाद। बट वहां पे क्या है कि हमारे जाति भेद से भी ज्यादा बुरा है, और वो ये है अर्थगत जाति भेद। मतलब अमीरी और गरीबी के बीच का खाई। अर्थगत, अर्थ मतलब होता है पैसा, धन। बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर यहां सब कुछ कर सकता है। वहां के लोगों का मानना क्या है, ये मानना है कि डॉलर जो कि सर्वशक्तिमान है, दुनिया में पहले किसमें होता था ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर में होता था। अभी भी डॉलर में ही होता है मैक्सिमम। उसके बाद क्या आ गया उसका कंपटीशन में, यूरो आ गया। यूरो जोन में कुछ कंट्रीज है वहां यूरो चलता है, फिर पाउंड में हो गया है, ठीक है। तो ये सब है, परंतु डॉलर का अभी भी वैल्यू है बहुत ज्यादा। तो अमेरिका निवासी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान डॉलर, तो डॉलर पे उसको बहुत गर्व है, सर्वशक्तिमान डॉलर यहां सब कुछ कर सकता है। संसार के अन्य किसी देश में इतने कानून नहीं जितने कि यहां पर। अमेरिका में बहुत सारे कानून हैं, पर यहां उनकी जितनी कम परवाह की जाती है उतनी अन्य किसी देश में नहीं। देखिए वहां पर क्या है, कानून बहुत है, परंतु उस कानून की परवाह बहुत कम की जाती है। परंतु अन्य देशों में क्या है, कानून कम है परंतु उसका परवाह भी बहुत किया जाता है। कम है तो ज्यादा परवाह, ज्यादा है तो कम परवाह। अब पाश्चात्य लोगों को भौतिक शिक्षा के बाद धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता। देखिए आप आजकल आप देखे होंगे टीवी में
न्यूज में भी देखते होंगे या पेपर में पढ़ते होंगे कि बाहर के बहुत सारे लोग आजकल क्या हो रहे हैं, वेज खाना शुरू कर दिए हैं। नॉन वेज से वो वेज, नॉन बाहर में क्या है, मतलब शराब, सिगरेट, मांस, मदिरा, ये सब, क्योंकि उनका वातावरण है वैसा, ठंड प्रदेश में रहते हैं तो वैसे जगह रहते हैं, इसलिए उनको वो सब चीज खाना उनका मजबूरी भी है। परंतु भारतीयता से और भारत के जो बाबा लोग हैं या हमारा जो संस्कृति है उससे प्रभावित होकर के बहुत लोगों ने क्या किया आजकल, नॉन वेज छोड़ दिया और वेज खाने लगे। बट बल्कि इससे एक और कदम आगे चले गए, आजकल हो गया वेगन का कॉन्सेप्ट। वेगन मीन्स व्हाट? वेगन मतलब होता है ना तो कोई जानवर खाना है, जानवर का मीट खाना है, और ना ही कोई जानवर का प्रोडक्ट खाना है, जैसे दूध भी नहीं खाना है, दही भी नहीं खाना क्योंकि वो जानवर का प्रोडक्ट है, और ना कोई जानवर खाना है मतलब जानवर का मीट भी नहीं खाना। तो ये हो गया वेगन। आजकल वेगन का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो पाश्चात्य लोगों को भौतिक शिक्षा के बाद धार्मिक शिक्षा की आवश्यकता। विवेकानंद जी के अनुसार वहां के लोग धर्म के विषय में कपटी या हठी हैं। वहां के लोग क्या है, विवेकानंद जी के अनुसार धर्म के विषय में वहां के लोग कपटी, कपटी मतलब होता है दूसरे को छल करना, उसको बोलते हैं कपटी, या क्या है हठी, हठी मतलब जिद्दी। विचारशील लोग अपने कुसंस्कार पूर्ण धर्म से उब गए हैं, लेकिन वहां के जो बुद्धिमान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो लोग क्या हो गए हैं, अपने कुसंस्कार पूर्ण, वहां का जो धर्म है ना उसमें संस्कार नहीं है, धर्मों से उब गए हैं और नए प्रकाश के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। वो लोग क्या है, हमारे यहाँ बाबा बहुत हैं, हमारे यहाँ तपस्या बहुत है, साधु महात्मा एक से एक वेद, एक से एक ज्ञान है भारत को, इसीलिए सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था, परंतु ज्ञान का खजाना है, तो ज्ञान के लिए भारत की ओर ताक रहे हैं। और लोग, ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटा सा कण भी बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, पवित्र वेद में जो उदात्त भाव है उस भावों को का छोटा सा भी ज्ञान अगर उनको मिलता है तो उसको भी बड़े भाव से या बड़े चाव से ग्रहण करते हैं, लगता है कि बहुत बहुमूल्य चीज है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान धर्म पर जो पुनः पुनः तीव्र आक्रमण कर रहा है, आधुनिक विज्ञान क्या कर रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न साइंस, वो रिलीजन पर, ठीक है, बार बार और जोर से आक्रमण कर रहा है। उससे लोहा लेने में, लोहा लेना मतलब उससे टक्कर लेने में, ठीक है, उससे लोहा लेने में केवल वेद ही समर्थ हैं, और वे ही धर्म के साथ विज्ञान का सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक शिष्ट पदार्थ होना, स्वर्ग नामक स्थान में सिंहासन पर बैठे हुए एक महाक्रूर और अत्याचारी ईश्वर का होना, अनंत नरक का होना, ये सब जो इन लोगों के मत हैं उनसे सभी शिक्षित लोगों का जी उब गया है, और सृष्टि और आत्मा के अनादित्व तथा परमात्मा की हमारी आत्मा, हमारी अपनी आत्मा में अवस्थिति संबंधी वेदों से उदात्त भावों को शीघ्र ही किसी न किसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। 50 वर्षों के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा और सृष्टि दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगे हैं। अनादित्व, ठीक है। 50 वर्ष के भीतर ही संसार के सभी शिक्षित लोग जो हैं, अब वो खाली मूर्ख लोग उस पर विश्वास कर, आत्मा और सृष्टि, तो क्या हो गया, दोनों के अनादित्व पर विश्वास करने लगे हैं और ईश्वर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप
ईश्वर को क्या मानने लगे हैं? हमारी ही आत्मा का उच्चतम और श्रेष्ठ रूप मानने लगे। जैसे हम में भी ईश्वर है और हम में भी आत्मा है और उसी को श्रेष्ठतम रूप में मानने लगे हैं, जैसा कि हमारे पवित्र वेद शिक्षा दे रहे हैं। कहने का मतलब आप देख लीजिए, विवेकानंद जी का कहना है, शिकागो जब गए थे वहां से उन्होंने पत्र लिखा, वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में महाराजा को अवगत कराया, वहां की शिक्षा दीक्षा के बारे में, वहां पे मशीन से सारी चीजें होती है उस बारे में, वहां पे लोगों का कैसा जीवन शैली है उसके बारे में, वहां पे लोग बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब भी हैं, फिर उन लोगों का सोच है कि डॉलर के कारण हम सब कुछ खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये जो वहां पर चूंकि मांस मदिरा और ये सब जो भक्षण करते हैं वो लोग, आजकल देखिए वो सही में विवेकानंद जी ने जो लिखा था वो सही में परिफलित हो रहा है। आजकल लोग वेगन की तरफ मुड़ रहे हैं, ना तो जानवर खाना है ना जानवर का मीट खाना है, दैट इज वेगन, नाइदर एनिमल नॉर एनिमल्स प्रोडक्ट। इसका बहिष्कार कर रहे हैं, सदाचार के जीवन में, ब्रह्मचर्य के जीवन में विश्वास कर रहे हैं, और साथ ही साथ भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत की वेदों में जो ज्ञान है उस ज्ञान से अपने को वो जो है सो ज्ञानी बनाए और उससे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करें। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 117। भारत में अनर्थों की जड़, भारत में अनर्थों की जड़ गरीबी। स्वामी विवेकानंद भारत में सभी अनर्थों का मूल कारण उनकी जड़ जनसाधारण की गरीबी को मानते हैं। तो स्वामी जी के अनुसार जितना भी जड़ है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है भारत का गरीब रहना, गरीब होना, गरीबी। वे अपने देश के गरीबों की तुलना पाश्चात्य देशों के गरीबों से करते हैं, तो मानते हैं कि वहां के गरीब तो बिल्कुल पशुओं के समान हो गए हैं, वहां के गरीब तो बिल्कुल पशुओं के समान हो गए हैं, उनमें जरा सी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, उन्हें भेड़ों के समान जिधर हाँक दिया जाए उधर ही चल देंगे। जबकि उनकी तुलना अपने भारत देश के गरीबों से करते हुए स्वामी जी का मानना है कि हमारे देश के गरीब पुरोहिती शक्ति तथा विदेशी विजेता गणों से सदियों से कुचले जाने के कारण दयनीय स्थिति में हैं। देखिए, विवेकानंद जी का मानना है कि वहां जो गरीब है अमेरिका में, वो उनका परिस्थिति तो पशुओं के समान हो गया है और उनमें जरा सा भी सोचने और समझने का शक्ति नहीं है। पशु के समान मतलब पशु में क्या होता है, इंसान में और पशु में यही अंतर है सबसे बड़ा कि इंसान में सोचने और समझने का शक्ति है, परंतु पशु में सोचने और समझने का शक्ति नहीं है। तो वहां के गरीब उसी तरह से हो गए, पशुओं के समान हो गए हैं और उनको जिधर हाँक दिया जाता है, मतलब पशु को क्या किया जाता है एक्सक्यूज मी, हाँका जाता है, उधर ही वो चल देते हैं। जबकि उनकी तुलना अपने भारत देश के गरीबों से करते हुए स्वामी जी का मानना है कि हमारे देश के गरीब पुरोहिती शक्ति तथा विदेशी विजेता गणों से सदियों से कुचले जाने के कारण दयनीय स्थिति में हैं। ये बेचारे गरीब तो यह भी भूल गए हैं कि वे मानव हैं, मतलब वे बेचारे तो सीधे सच्चे देवता समान दरिद्र नारायण हैं। हमारे यहाँ जो गरीब हैं वो बहुत ही गरीब हैं और वो सीधे साधे हैं और देवता समान दरिद्र नारायण। देखिएगा, बहुत लोग दरिद्र नारायण को भोजन करवाते हैं, जब भी कुछ अच्छा करना होता है तो यज्ञ करवाए, उसके बाद दरिद्र नारायण को भोज करवाए। उनकी सोचने की समझने की शक्ति रुक सी गई है वहां, और उनमें वैचारिक शक्ति पैदा करना होगा। देखिए, वहां तो ऐसा हो गया कि जानवर जैसा स्थिति है कम से कम, लेकिन यहाँ तो सोचने समझने का शक्ति ही रुक गया है। तो इसलिए उनमें वैचारिक शक्ति पैदा करना होगा, नया विचार पैदा करना होगा, उनमें इस बात का एहसास जगाना होगा कि दुनिया में आज क्या क्या हो रहा है, इसके बाद वे अपनी उन्नति स्वयं कर लेंगे।
वे बड़े ही सहज व सरल हैं। हमारे यहाँ के गरीब क्या हैं, बहुत ही सहज हैं और सरल हैं, सीधे साधे हैं। कहने का आशय यही है कि उनकी गरीबी हटाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए हमें एक बार उन्हें जगाना होगा, उन्हें सही राह दिखाना होगा। इस प्रकार इन्हें एक प्रकार से सहायता देना होगा और उसके बाद वे स्वयं अपनी राह पकड़ लेंगे। मतलब उसको खड़ा करना होगा आगे बढ़ने के लिए और उसके बाद वह स्वयं जो है सो अपना रास्ता पकड़ लेंगे। ऐसा उनका विचार है स्वामी जी का। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है कि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में गरीब अधिक हैं। यह बात तो सत्य है भाई कि हमारा देश में गरीब, पहले जब कोई अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन या कोई क्लिंटन या कोई ऐसा आते थे, या कहीं किसी दूसरे फ्रांस के या कहीं बड़े लोग आते थे जो पूंजीपति देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे देश में क्या होता था, जो भिखारी है उनको हटा दिया जाता था, कोई झोपड़ी है रास्ता में तो उनको तुड़वा दिया जाता था, रोड साफ कर दिया जाता था। और वहां के पत्रकार आकर के क्या करते थे, वो जो भिखारी है, जो नंगा है, जो गरीब है, उसका फोटो लेकर के विदेशी मीडिया में भेज देते थे। तो इससे भारत का और भी जो है बेइज्जती होता था। परंतु अब मोदी जी के आने से ये सब, इन सभी कामों में थोड़ा सा कमी आया है या नहीं के बराबर है। तो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में गरीब अधिक हैं। जो हमारे भगवान दरिद्र नारायण है, जो गरीब है वो क्या है, दरिद्र नारायण है, भगवान है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है इन्हें शिक्षा देना, उनमें उन्नति की चाह जागृत करना। इसके लिए निःशुल्क पाठशाला खोल देना पर्याप्त नहीं है। निःशुल्क पाठशाला मतलब फ्री स्कूल, क्योंकि अधिकांश परिवार ऐसे हैं जहां बच्चे बूढ़े सभी दिन में मजदूरी करने जाते हैं, तब कहीं शाम को खाना मिलता है। अतः आवश्यकता है ऐसे जागरूक लोगों की जो शाम को उन बच्चों के पास जाकर उन्हें कुछ शिक्षा दे सकें। हम उन बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाकर, बातचीत करके बहुत अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे हजारों एकनिष्ठ तथा त्यागी साधु हैं जो गांव-गांव जाकर धर्म संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। यदि उनमें से भी कुछ एकनिष्ठ तथा त्यागी साधु एक सुनियोजित तरीके से गांव-गांव जाकर आध्यात्मिकता के साथ ही सांसारिक शिक्षा प्रदान करे, ग्रामीणों को जो स्कूलों तक नहीं जा सकते हैं उन्हें उनके यहाँ जाकर गणित, ज्योतिष तथा भूगोल जैसे व्यावहारिक तथा सांसारिक विषयों का ज्ञान प्रदान करे, तो वे भारत देश एवं देशवासियों की व्यावहारिक उन्नति में सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का यह भी मानना है कि शिक्षा देने के लिए मात्र स्कूल खोल देने से कुछ नहीं होगा। लोग स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। अब मैं एक और बात बताऊं कि जैसे मान लीजिए आपको अगर ऑनलाइन, जैसे ये तो हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई कि स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था मैसूर के महाराज को। आज के जमाने में तो महाराजा सिस्टम खत्म हो गया। सरकार बहुत सारी सुविधा दे रही है, फ्री स्कूल है, फ्री मिड डे मील मिलता है, एजुकेशन है, साइकिल मिलता है, किताब कॉपी मिलता है, पैसा भी मिलता है स्कूल जाने के लिए। परंतु फिर भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये तो चलिए कि माँ बाप निरक्षर है, समझ नहीं है तो वहां, परंतु मेरा जो अनुभव है, मैंने तो देखा है कि माँ बाप भी शिक्षित हैं, बच्चे भी होशियार हैं, समझदार हैं, परंतु फिर भी स्कूल कॉलेज छोड़ करके
इधर उधर भटकते हैं, घूमते हैं, घर में बैठते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं और पढ़ाई को उतना ध्यान नहीं देते हैं। परंतु उनको नहीं मालूम है कि यह समय चला जाएगा, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और वैसे ही पछताना पड़ेगा जिंदगी भर, जब समय था तब उसका सदुपयोग नहीं किया। तो लोग स्कूल जाने की बजाय खेतों में काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसे में लोगों को पढ़ाने, उन्हें शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने वालों को स्वयं चलकर उनके पास जाना होगा। तभी तो उन्होंने लिखा है, पहाड़ मोहम्मद के पास न आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास जाए। महाराज को कार्य के लिए प्रेरित करना। अब स्वामी विवेकानंद जी मैसूर के महाराज को कहते हैं कि हे महामना राजन, यह जीवन क्षण स्थायी है। तो यह जीवन क्या है? क्षण स्थायी। कब किसकी मृत्यु हो जाए यह पता नहीं है। संसार के भोग विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। जैसे आप आइसक्रीम और रसगुल्ला खाते हैं तो मुंह में, जीभ में बस उतना ही देर अच्छा लगता है कि हाँ रसगुल्ला अच्छा लगा या आइसक्रीम अच्छा लगा। पेट में जाते ही सब एक समान उसका महत्व खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से विवेकानंद जी कह रहे हैं कि विलास की सामग्रियां भी क्षण भंगुर है। लग्जरी का जो आइटम है वो टेम्पररी है। ये भी यथार्थ में जीवित हैं। वे ही जीवित है जो दूसरों के लिए जीवन धारण करते हैं। वे लोग ही आगे रहेगा जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। बाकी लोगों का जीना तो मरने के बराबर है। ढो रहे हैं अपने आप को। महाराज, आप जैसे एक उन्नत महामना देशीय राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और इस तरह भावी वंशजों के लिए एक ऐसा नाम छोड़ सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। इसमें, इस पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद जी महाराज से कह रहे हैं कि आप जो है महामना देशीय राजा भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर देने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी है, रिसोर्सेज है, लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और उन्हीं की प्रजा है। और इस तरह भावी वंशजों के लिए और इस तरह जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए एक ऐसा नाम छोड़ सकते हैं जो चिरकाल तक पूजित होता रहे। और अपना नाम को आप इस प्रकार से अमर कर सकते हैं कि चिरकाल के अनंत काल तक आपका नाम पूजनीय रहे, पूजित होता रहे। ईश्वर आपके महान हृदय में भारत के उन लाखों नर नारियों के लिए गहरी सहानुभूति पैदा कर दे जो अज्ञता में गड़े हुए दुख झेल रहे हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने मैसूर के महाराजा को पत्र लिखकर उन्हें गरीब भारतवासियों को शिक्षा देने एवं अन्य मदद करने की अपेक्षा की है। तो कैसा लगा ये पाठ अंकित शर्मा? ठीक है सर, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना। देखिए स्वामी विवेकानंद जी का देखे होंगे आप, कहीं भी रहता है यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस। उठो, आप देखे हैं कि नहीं? उठो, जागो, जागो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक कि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये देखा है कि नहीं आपने स्लोगन या इसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ? जी। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच टूवर्ड्स योर गोल, ऐसे करे कुछ है लिखा हुआ। तो युवाओं को संदेश देते हैं। इन्होंने महाराजा को भी जगाने का प्रयास किया कि महाराज जागिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, चलिए पढ़िए। पहला प्रश्न पढ़िए तो, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1803, 1863, 1883, 1893, क्या होगा? 1803। सेकेंड ऑप्शन होगा 1863। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए तो, स्वामी विवेकानंद के गुरु
जरा जोर से पढ़िए, आवाज नहीं आ रहा, धीमा आ रहा बहुत। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी, चाणक्य और दयानंद कौन थे? हाँ, दयानंद। दयानंद थे। अरे भाई, रामकृष्ण परमहंस। अच्छा सॉरी। वो काली माता जो है, काली जी कलकत्ते वाली, हाँ है ना, मठ जो है उनका, दक्षिणेश्वर की काली माता। रामकृष्ण परमहंस स्कूल नहीं सुना है आपने? विवेकानंद जी का जो गुरुदेव थे। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए, एक छोटा सा मैं बताता हूँ। जब ये स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे कलकत्ता में, तब एक कुछ उस जमाने में क्या हुआ था, क्या होता था कि जो प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, जज है, जो भी कलेक्टर है, या इस बड़े पद जो होते थे, वो सारे के सारे अंग्रेज होते थे। तो कुछ एक कविता आया, कविता का कुछ बात आया, तो उसमें स्वामी जी ने पूछा अपने प्रोफेसर साहब को कि इसका मीनिंग बताइए। तो उनके प्रोफेसर साहब ने बताया कि इसका जो ट्रू मीनिंग है वो आपको स्वामी विवेकानंद जी बताएंगे, सॉरी, रामकृष्ण परमहंस जी ही बताएंगे। तो वो और तो वहीं से उनको पता चला, तो वहीं से रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी को पता चला और वो वहां पर गए, उनका खोज किए। तो रामकृष्ण परमहंस जी को समझने के लिए विवेकानंद जी जैसा शिष्य चाहिए। समझ रहे हैं आप? हर गुरु को हर शिष्य आप नहीं वहीं समझ पढ़े हैं सकता। सर? हाँ, आप हम वहीं पढ़े हैं? नहीं, हम जानकारी है इसीलिए। क्यों पूछा आपने? जानकारी है मुझे इसीलिए। ऐसा बहुत सारा जानकारी है, लेकिन मैं वहां गया नहीं हूँ। जानकारी का किसी जगह से थोड़ी कोई ये है। तो वही मैं बता रहा था नहीं, कि मुझको लगा। नहीं, स्वामी विवेकानंद जैसा ही शिष्य होना चाहिए, तभी समझ सकता है वो रामकृष्ण परमहंस को। और उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया शिकागो में जाकर। ठीक है, आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, विवेकानंद एकदम पढ़ने वाला चीज है। चलिए, अगला प्रश्न है, सर्वशक्तिमान डॉलर क्या क्या कर सकता है? मनुष्य को अमर बना सकता है, नंगे पैर पानी पर चलने की शक्ति प्रदान कर सकता है, दूसरे देशों की सरकारें गिरा सकता है, या सब कुछ? क्या उत्तर होगा, बोलिए? सब कुछ कर सकता है। ठीक है, सब कुछ डॉलर। अमेरिका को नहीं देखते हैं दादागिरी? कहीं भी इराक में सरकार गिरा दिया, सद्दाम हुसैन को मार दिया। ठीक है, किसी देश में, अफगानिस्तान में जाकर के सरकार को गिरा करके, मतलब कुछ भी कर सकता है अमेरिका। ईरान में क्या कर दिया, तो वो अमेरिका के पास शक्ति है। विचारशील लोग अपने डैश धर्मों से उब गए हैं, कुसंस्कार पूर्ण, कर्मकांड पूर्ण, अंधविश्वास पूर्ण, रूढ़। चौथा क्या होगा? कुसंस्कार पूर्ण। ठीक है। कुसंस्कार पूर्ण। क्षण भंगुर शब्द का अर्थ क्या है? जो क्षण क्षण में नया होता है, जो छीन हो, जो भांग पीता है, जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्या होगा? क्षण भर में नष्ट रहता है। वेरी गुड। विवेकानंद ने किस देश को एक अद्भुत देश कहा है? इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, अमेरिका को, मॉरिशस को? किसको? अमेरिका। अमेरिका को। कहा कि महिलाओं को दुनिया भर में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है? जापान, चीन, अमेरिका, रूस? अमेरिका। स्वामी विवेकानंद ने मैसूर के राजा को पत्र कब लिखा? 1894, 1804, 1904, 1994? 1894। 1894। भारत के गरीबों में कौन सा विचार भरने की आवश्यकता है? वे भी भारतीय हैं, वे भी जीवित हैं, वे भी मनुष्य हैं, वे भी चल फिर सकते हैं, वे भी मनुष्य हैं। ठीक है। अब अगला जो है चैप्टर, उसका नाम है बनी रहेंगी किताबें। ये आलेख है और इसको लिखा गया है डॉक्टर सुनीता रानी घोष के द्वारा। ठीक है, देखिए, घोष बंगाली होते हैं, परंतु उन्होंने हिंदी में लिखा है। ठीक है।
तो लेखक का परिचय है। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर सुनीता रानी घोष ने अपनी रचनाओं के द्वारा अपनी एक नई छवि निर्मित की है। भाषा की सरलता व वास्तविकता के कारण पाठक अपनी रचना में ही खो जाता है। आपने हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। विधाओं मतलब होता है जैसे काव्य, उपन्यास, नॉवेल जिसको कहते हैं, कविता, कहानी, ये सब विधाएं हैं। ठीक है। बनी रहेंगी किताबें पाठ का सारांश डॉक्टर सुनीता रानी घोष द्वारा लिखित बनी रहेंगी किताबें। किताबों की उपयोगिता, उस पर विद्वानों की राय तथा आधुनिक कंप्यूटर और इंटरनेटी युग, आजकल क्या है, इंटरनेटी युग है, में मुद्रित किताबों का महत्व एवं मुद्रित मतलब हो गया प्रिंटेड, एवं उनके भविष्य पर लिखा गया एक सारगर्भित निबंध है। देखिए, किताबें पढ़ने का उद्देश्य, यहाँ जमशेदपुर में टैगोर सोसाइटी में हर एक साल बुक फेयर लगता है, मालूम है आपको अंकित? अंकित शर्मा, अंकित, टैगोर स्कूल में, टैगोर सोसाइटी, हाँ, हर प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में बुक फेयर लगता है, पुस्तक मेला। आपने देखा है कभी? आप गए हैं कभी अंदर में? जी सर। हाँ, तो जाना चाहिए वहां पर। तो किताबें पढ़ने का सभी का कोई एक सामान्य उद्देश्य नहीं होता है, अपितु अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होता है? कोई साक्षर बनने के लिए पढ़ता है, साक्षर मतलब लिटरेट। कोई साधारण हिसाब किताब सीखने के लिए पढ़ता है, मान लीजिए आपको कैलकुलस सीखना हो, ट्रिग्नोमेट्री सीखना हो, मैथ का कुछ फॉर्मूला सीखना हो। कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्यादा डिग्री पाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग स्वांत सुखाय का उद्देश्य लेकर पढ़ते हैं, कुछ लोग इस उद्देश्य को लेकर पढ़ते हैं। स्वांत सुखाय मतलब उनको आनंद आता है कविता पढ़ने में, कहानी पढ़ने में, उपन्यास पढ़ने में, इसलिए पढ़ते हैं। इस तरह किताबें पढ़ने के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु इस संबंध में विद्वानों का मानना है कि किताबों की दुनिया भी एक तरह से सपनों की दुनिया की तरह हमें अपने पाश में बांध लेती है। अपने पाश, पाश का मतलब क्या होता है अंकित? प में आ की मात्रा और तालब श, मतलब पता नहीं सर। पाश मतलब होता है मोह पाश, मतलब माया। तो किताब में एक बार घुस गए, इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा तो लगेगा कि उस किताब में ही खो गए हैं, पूरा सारा चीज सामने में हो रहा है। ऐसा लगता है कभी कोई कोई स्टोरी में? हाँ, तो वही दैट इज पास। सपनों की दुनिया की तरह हमें अपने पास में बांध लेती है। जब तक हम उस दुनिया में रहते हैं, अपनी समस्याएं, पीड़ा, बेचैनी सब भूल जाते हैं। जैसे कोई मूवी देखते हैं तो पूरी तरह से हम लोग मूवी में खो जाते हैं, उसी प्रकार से जो किताब भी होता है ना, वो भी उसी तरह का होता है, हम उसमें खो जाते हैं। अतः कह सकते हैं कि किताबें जहां एक और यथार्थ के धरातल पर बहुविध ज्ञान का माध्यम है। यथार्थ के मतलब धरातल पर, मतलब जो ट्रुथ का जो है, मतलब ट्रुथ के बारे में आपको ज्ञान कराता है। बहुविध, बहुत सारा विद्या, विद मतलब विद्या। वहीं दूसरी ओर वास्तविकता की भयावहता से पलायन कर कहीं दूर सुरक्षित कोने में ले जाने में ये पुस्तकें हमारी सहायक होती हैं। मान लीजिए घर पे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, गरीबी से जूझ रहे हैं या कोई दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, तो जब तक आप घर में रहेंगे या इन सब चीजों के बीच रहेंगे तो दिमाग में यही सब चीज आएगा। परंतु जब आप एक किताब या स्टोरी पढ़ने लग जाते हैं तो आपके दिमाग से ये सब सारा चीज निकल जाता है और आप किसी दूसरी ही दुनिया में खोए रहते हैं जब तक कि वो किताब के साथ रहते हैं। रेडियो और टेलीविजन का आगमन
जब पहली बार रेडियो का आगमन हुआ तो लोगों ने कहा कि पुस्तक का युग अब समाप्त हो जाएगा। जब पहली बार रेडियो आया तो लोगों ने क्या कहा अंकित? पुस्तक का युग समाप्त हो जाएगा। कि पुस्तक अब जो है ना समाप्त हो जाएगा, अब तो रेडियो सुनने लगेगा लोग। टेलीविजन के आगमन पर भी यह उद्घोषणा सी कर दी गई थी कि अब समाचार पत्र तथा किताबें कोई नहीं पढ़ेगा, अब कोई किताब नहीं पढ़ेगा। परंतु देख लीजिए प्रभात खबर कितना बिकता है, सुबह सुबह नंबर 1 पेपर है, बिकता है कि नहीं जी? जी। जबकि टीवी में तो एक एक मिनट का न्यूज दिखाता है और प्रभात खबर तो सुबह 4 बजे ही छपता है, दिन भर तो नहीं छपेगा। मोबाइल में तो हर सेकंड का न्यूज अपडेट होता है, परंतु फिर भी उसका अपना महत्व है। तो जब पहली बार टीवी और रेडियो का प्रसारण हुआ तो लोगों ने कहा कि पुस्तक का युग अब समाप्त हो जाएगा। टेलीविजन के आगमन पर भी यह उद्घोषणा सी कर दी गई थी, अब समाचार पत्र तथा किताबें कोई नहीं पढ़ेगा। केवल टीवी की शुरुआत के अवसर पर भी ऐसा ही कुछ हुआ और कंप्यूटर तथा इंटरनेट के प्रसार के सूचना क्रांति के इस युग ने तो सचमुच पुस्तक प्रेमियों को चिंता में डाल दिया। जब से कंप्यूटर और इंटरनेट आया, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये किताब है कि नहीं अंकित? ये भी किताब ही है, भले पीडीएफ में है, कागज फॉर्मेट में नहीं पढ़ रहे हैं, परंतु कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे मोबाइल पर भी हम लोग किताब ही पढ़ रहे हैं। किताब हमेशा ऑथेंटिक होता है, कोई विद्वान आदमी कोई अनुभवी आदमी लिखता है, परंतु इंटरनेट मोबाइल पर जो आता है उसको आप भी लिख सकते हैं और मैं पढ़ सकता हूं, तो ऑथेंटिक रहेगा नहीं रहेगा, है ना? इस संदर्भ में महाकवि त्रिलोचन की एक कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती याद आती है। इस कविता में त्रिलोचन चंपा नामक निरक्षर ग्रामीण बालिका को पढ़ने के बहुत से लाभ बताकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए वे गांधी बाबा के पूर्णतः साक्षर राष्ट्र के स्वप्न का भी उल्लेख करती हैं। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। परंतु वह अंत तक यही कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कविता में पढ़ने के प्रति चंपा की यह विद्रोही उदासीनता तो कविता के उद्देश्य को स्पष्ट करती ही है, परंतु कविता का मुख्य प्रभाव हमें तब गहरे सोच में डाल देता है जब चंपा कवि से यह कहती है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखो, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा का यह कथन हमारे पढ़े लिखे सभ्य समाज और तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग पर तीक्ष्ण व्यंग्य है और कवि हमें समझाना चाहता है कि किताबों को पढ़ने के बाद भी हम कितने अनपढ़ हैं। किताबों को पढ़ने से अंकित ज्ञान नहीं ऐसा नहीं कि आप ज्ञानी बन जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, सूरदास, सूरदास का नाम सुना है आपने? जी। वो क्या थे? अंधे थे, वो तो किताब नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उनका भजन हम आज भी गाते हैं और उन्होंने भक्ति भाव से भजन करके भगवान का आराधना किया। कृष्ण उनको साक्षात दर्शन दिए थे। आप जो है कबीर, संत कबीर, वो किसी स्कूल में में एजुकेशन प्राप्त नहीं करने गए, परंतु कबीर के ऊपर में कितना पीएचडी हो चुका है। आप देखे होंगे आजकल क्या है, टीवी पर देखे होंगे राम भद्राचार्य, देखे बाबा को? उन्होंने पीएचडी डीलिट बहुत सारा चीज किया है और वो आंख से वो नहीं देख सकते हैं। तो अक्षर ज्ञान क्या है ना, अ ब स आ गया, क ख ग एबीसीडी आ गया तो हम बहुत पढ़े लिखे हैं, साइन कर नहीं।
ज्ञान तो आत्मज्ञान होता है, एक तो होता है कि शब्द ज्ञान, एक होता है आत्मज्ञान। अब यहाँ से पढ़िए तो आप अंकित, कंप्यूटर और इंटरनेट का युग, जोर से पढ़िएगा और बढ़िया से पढ़िए। कंप्यूटर और इंटरनेट का युग। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के प्रसार ने सूचना क्रांति के युग की जो शुरुआत की है, इसमें कुछ कुछ बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि इससे किताबों का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। मुद्रित किताबों का अब कोई भविष्य नहीं है, जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर एवं इंटरनेट के युग में भी आज समाचार पढ़ने के लिए लोग समाचार पत्रों को का जितना बहुआ बहुआयामी प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार पुस्तकें आज भी महत्वपूर्ण हैं। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जरा जैसे जरा जोर से पढ़िए। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जैसे संदर्भ ग्रंथों जिन्हें कभी-कभी देखने का शब्दकोश आवश्यक। मतलब हुआ कि डिक्शनरी, विश्वकोश हम्म, मतलब कि एनसाइक्लोपीडिया। हम्म। ठीक है ना, चलिए। कभी 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 देखने की आवश्यकता होती है, उनके लिए तो वक्त उक्त आधुनिक तकनीकी उपयोगी ही हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक के रूप में इनका प्रकाशन सरल तथा शीघ्र हो सकता है, साथ ही उनमें समयानुकाल समयानुकूल परिवर्तन समयानुकूल परिवर्तन। आसानी से हो सकते हैं। इसके किताबों की स्याही, कागज, प्रेस तथा पर्यावरण की समस्याओं का निराकरण कुछ सीमा तक हो सकेगा। फिर भी मुद्रित किताब कभी भी खाली समय में अपनी सुविधा अनुसार पढ़ी जा सकती है। हम मतलब बिस्तर क्या पर कह रहा है, देखिए, खाना मुद्रित खाते किताब, समय। एक मिनट। मुद्रित किताब मतलब जो प्रिंटेड बुक है, हम्म, उसको आप अगर रख लें, कोई नॉवेल आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या खाली समय है, ऑफिस में है, जब मान लीजिए जब भी आपके पास खाली समय है, कभी भी आप सोते समय बैठते समय पढ़ सकते हैं। जी, परंतु और उससे आपका जो है कुछ भी नुकसान नहीं होगा। परंतु जो मोबाइल है उसमें सेव करना पड़ेगा, उसमें इंटरनेट चाहिए, कंप्यूटर में इंटरनेट चाहिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मुद्रित किताबें कभी भी पढ़ी जा सकती हैं। फिर आगे पढ़िए, यहाँ तक कि कुछ लोग तो सड़क पर चलते हुए पन्ने पलटते हुए देखे जा सकते हैं। पढ़िए। किताब विशेष रूप से पेपर बैक किताबें सस्ती, हल्की तथा सुविधाजनक होती हैं। किताब पढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी, आंखें तथा हाथ ही पर्याप्त है। रात्रि में बिजली के अभाव में हम मोमबत्ती से भी किताब का अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार ई बुक के सुविधाजनक होने के बावजूद भी इसे प्रचलित करने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। आधुनिक डिजिटल तकनीकी मुद्रित किताबों के पूरक के रूप में तो उपयोगी हो सकती हैं, पूरक मतलब सप्लीमेंट्री, किंतु उसके स्थापन रूप में नहीं। उदाहरणार्थ कहा जा सकता है कि हवाई जहाज के आविष्कार एवं प्रचलन में आने के बावजूद रेल तथा बसें आज भी यातायात के प्रमुख साधन हैं। आप हर जगह हवाई जहाज से नहीं जा सकते हैं, आप हर जगह जो है रेल से भी नहीं जा सकते हैं, तो बस का अपना स्थान है, हम्म, रेल का भी अपना स्थान है, और जो है हवाई जहाज का अपना स्थान है। यही बात मुद्रित किताबों के संबंध में भी लागू होती है। यदि यही कारण है कि टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा वीडियो गेम्स में उलझे बच्चे चंपक व चंदा मामा जैसी पत्रिकाओं से चाहे दूर जा रहे। चंपक का नाम सुना है आपने? जी, चंदा मामा, हम्म, ये दोनों जो है मैगजीन है, जो इसमें स्टोरी आता है, ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी जैसी पत्रिकाओं से चाहे दूर जा रहे हो, लेकिन हैरी पॉटर की विश्व स्तरीय रिकॉर्ड तोड़ सफलता तथा इसकी लेखिका जेके रॉलिंग की बढ़ती प्रसिद्धि इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आज भी बच्चों को बाल साहित्य आकर्षित करता है तथा पढ़ने में उनकी रुचि समाप्त नहीं हुई है।
कहने का आशय मात्र इतना ही है कि आज के कंप्यूटर एवं इंटरनेट के युग में किताबों की अपनी उपयोगिता है। अब देखिए, विद्यालयीन शिक्षा किताबों से ही, यह बात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सत्य है कि देखी हुई घटना या परिदृश्य का मस्तिष्क पर उतना स्थायी प्रभाव नहीं होता जितना किसी पढ़े हुए मार्मिक विषय का। अगर आप कोई मार्मिक विषय पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसका जो असर आपके मन मस्तिष्क पर होगा, ठीक है, वो जितना असर होगा, और वही मार्मिक अगर दृश्य देखते हैं, आपको समझ में आ रहा है बात, मार्मिक दृश्य देखते हैं तो उसका असर आपके ऊपर में नहीं होगा, मतलब साक्षात देखते हैं उससे ज्यादा असर, ऐसा लेखक का कहना है, लेखिका का, उससे ज्यादा असर जो लिखा हुआ पढ़ते हैं उसका होता है। यही वजह है कि बच्चों की विद्यालयीन शिक्षा का आरंभ किताबों से किया जाता है। उनमें लिखे हुए शब्द के प्रति सम्मान का भाव जगाया जाता है। अत्यधिक तकनीकी प्रगति के बाद भी शिक्षण प्रणाली में किताबों का स्थान कंप्यूटर नहीं ले पाया है। किताबों के प्रभाव एवं शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भिन्न भिन्न सरकारें सत्ता में आते ही पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते। मतलब कोई भी, मान लीजिए कि कुछ अभी टेक्स्ट बुक में चल रहा है सीबीएसई में, कोई और सरकार आएगा तो बोलेगा ये चैप्टर निकालो, ये चैप्टर डालो। या स्टेट बोर्ड में भी कुछ बुक्स है तो उसके सिलेबस में अगर कुछ है तो अपना फेवरेट का चीज चैप्टर वो डलवाएगा और जो पहले से है उसको निकलवा देगा, ठीक है ना। तो एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। टेलीविजन, फिल्में, धारावाहिक, रेडियो के कार्यक्रम, इनका आधार किताबें ही होती है। आप जानते हैं अंकित, ये जितना सिनेमा बनता है, या रामायण सीरियल आपने देखा है, महाभारत रामायण, अंकित? हाँ सर, देखे। तो देखे, वो भी कहाँ से आया है, किताब से ही आया है, हाँ। ठीक है। या मैला आंचल देखा है, या कुछ भी, कोई भी मूवी है, बहुत सारा, 3 इडियट्स मूवी आपने देखा है? वो 3 इडियट्स जो है वो कौन सा बुक है मालूम है? नहीं। चेतन भगत ने लिखा है किताब। वो चेतन भगत आईआईटीएन है, प्लस आईआईएम किया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और उसने लिखा है 5 पॉइंट बुक। उसको किताब को पढ़िएगा, हू बहू आपको सारा एक एक डायलॉग उसमें मिल जाएगा। तो पहले वो किताब आया और किताब पर आधारित सिनेमा, तो वहां भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि चाहे टेलीविजन हो, रेडियो हो, ठीक है, या धारावाहिक हो, सब जगह किताब ही उसका आधार होता है। यहां से पढ़िए तो, किताबें जैसा मित्र कोई नहीं, किताबों जैसा मित्र कोई नहीं। किसी ने सच की कहा है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। किताबों से हम वार्तालाप कर सकते हैं, अपने चित्त तथा चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। हिंदी के चित्त और चरित्र, चरित्र मतलब वो कैरेक्टर को, और चित्त मतलब मन को का परिष्कार कर सकते हैं, उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। पढ़िए, हिंदी के पढ़िए। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुस्तकालय को संत मिलन का उत्तम मार्ग बतलाया है। संत मिलन का उत्तम मार्ग, ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। किताबें जीवन को सही मार्ग दिखाने में सहायक है। किताबें हमारे व्यक्तित्व जीवन का पथ प्रशस्त करती है, साथ ही सामाजिक जीवन में विकास के लिए भी प्रेरक होती है। लगभग हर महान व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी पुस्तक का हाथ रहा है। रूसी, मार्क्स, लेनिन अथवा गांधी
सभी के जीवन दर्शन के निर्माण में महान पुस्तकों का योगदान था। वही स्वयं हम्म इनके द्वारा रचित पुस्तकों ने अनेक क्रांतियों को उत्प्रेरित भी किया। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कुछ खास किताबों का असर मेरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है, हम्म लेकिन जिस पुस्तक ने मेरे जीवन में सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है वह रस्किन बॉन्ड की अनटू दिस लास्ट पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? अनटू दिस लास्ट। इस प्रकार किताबों का हमारे जीवन में अनन्य साधारण महत्व है। अनन्य साधारण मतलब साधारण महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। फिर भी आज किताबों के भविष्य को लेकर एक आशंका इस कारण भी बढ़ रही है कि कुछ समीक्षकों का मानना है आज भागवत गीता अनटू दिस लास्ट मदर के समान मानव जीवन शैली को प्रभावित करने वाली पुस्तकें विश्व साहित्य से में लुप्त प्राय हो चुकी हैं। आज हर व्यक्ति किताब छपवाना चाहता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि वे सभी समाज उत्थान से जुड़ी हों। ऐसे में प्रकाशित पुस्तकों के विशाल समुद्र में से कुछ बहुमूल्य मोती रूपी पुस्तकें छांटना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। मीडिया तथा तकनीकी के विस्तार के साथ साथ किताबों की प्रकाशन संख्या तो बढ़ी है, किंतु उनकी अधिक प्रतियों की बिक्री नहीं होती। मतलब बहुत ज्यादा किताब तो छपा है और छपता रहता है, परंतु उसका बहुत ज्यादा कॉपी सेल नहीं होता है। पुस्तकों पर भी बाजारवाद हावी हो गया है। ठीक है। अब देखिए ई बुक आ गया है। ई बुक आपने देखा है कैसे होता है, क्या होता है? जी सर, क्या होता है बताइए। जैसा हम लोग पढ़ रहे पीडीएफ से वैसे। एक तो ये हो गया, चलिए ठीक है, ई बुक कह लें। एक होता है, आप देखें अमेजोन में आप कभी खरीदे हैं ऐसा कुछ बुक, किंडल करके आता है कुछ ऐसा हाँ, इस तरह सॉफ्ट से? कॉपी उसका आता है। हाँ, तो उसमें आपको लॉगिन पासवर्ड करके ही पढ़ना होगा। मान लीजिए 700 रुपया दाम है किताब का एक्चुअल में, प्रिंटेड फॉर्मेट का, तो वो आपको 100, 125, 150 में मिल जाएगा। और अमेजोन पे जाके लॉगिन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और लॉगिन करके ही आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन होता है ना ऐसा। जी। तो ई बुक हो गया। कुछ बुद्धिजीवी ई बुक के आने से भी चिंतित हैं। उनको भय है कि इससे मुद्रित किताबों का चलन, मुद्रित मतलब क्या होता है बताया है ना मैंने, प्रिंटेड। प्रिंटेड, इसका चलन खतरे में है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जैसे इन संदर्भ ग्रंथों के लिए यह नई आधुनिक तकनीकी उपयोगी हो सकती है, जिन्हें देखने का काम कभी कभार नहीं होता है, लेकिन ये मुद्रित किताबों का स्थान नहीं ले सकती हैं। किताबों को कभी भी घर पर बैठकर, लेटकर या यात्रा के दौरान बस या रेल में कहीं भी पढ़ा जा सकता है। ये अपेक्षाकृत सस्ती, सुलभ भी होती है। पढ़िए तो संक्षेप में यहां से। संक्षेप में। पढ़े इसको। हाँ पढ़िए। इस संक्षेप में, इस प्रकार पुस्तक मानव जाति के विकास में एक मानव शास्त्रीय विकास है। या शास्त्रीय विकास, हाँ। सर मतलब मानव शास्त्रीय मतलब मानव शास्त्रीय, एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज मानव शास्त्र। मानव जो है, मानव का डेवलपमेंट, मानव का, अरे मानव माने हम लोग मानव है, हम लोग दानव नहीं है ना। हम लोग नहीं, क्या है, एक मानव। एक कोई दानव भी हो जाता है। मानव रूपी दानव होता है ना। लैक तो हम ऑफ लोग, नॉलेज। हाँ, लैक ऑफ नॉलेज करने से दानव नहीं हुआ। उसमें पशु का किसी को मार देना, किसी को काट देना, हिंसा करना, दया नहीं है, करुणा नहीं है, ठीक है, ममता नहीं है, लोगों का भलाई करने का नहीं है, बस अपना अपना अपना, कुछ भी सोचे समझे बिना कर देना, तो दानव है ना। तब तो वैसे ही। हाँ, तो क्या है, क्या बोले, यह हम तो ऐसे ही हैं। मतलब हर जो लोग, हर कोई मतलब ऐसा ही है आजकल।
मुझे लगा आप कह रहे हैं अपने बारे में कि हम तो ऐसे। नहीं नहीं नहीं, हमारे हर कोई एक दूसरा मतलब एक मतलब सबको लूटने में लगा हुआ, एक दूसरा सब। हाँ, तो वही हो गया पशु का गुण। पशु में बुद्धि नहीं है, और जिसमें ये है करुणा है, प्रेम है, दया है, ये सब हो गया मानव वाला गुण। तो विकास में एक मानव शास्त्रीय विकास है, यह अनुभव के संसार में विचरण करने का एक प्रमुख माध्यम है, जहां पन्ना पलटते ही, यहां से पढ़िए पन्ना पर, इसको खत्म कीजिए आप। जी। जहां पन्ना पलटते ही, जहाँ पन्ना पलटते ही हम अधिकाधिक जानकारी तथा ज्ञान हासिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ यह भी आवश्यक है कि हम जो भी पढ़ें श्रेष्ठ साहित्य ही पढ़ें जो शाश्वत हो। कहने का आशय यह है कि पठन सामग्री के चयन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। रहा हम्म सवाल किताबों के भविष्य का, तो हम अब रुकिए एक यही। मिनट। अब इसमें क्या लिखा है कि हम जो भी पढ़ें श्रेष्ठ साहित्य ही पढ़ें। श्रेष्ठ साहित्य से क्या मतलब हुआ? सरस सलील। सरस सलील आपने पढ़ा है कभी? नहीं। एक आता था 2 रुपये का मैगजीन, अभी हो गया होगा 10 रुपया। तो फालतू वाहियात किताब होता था, अच्छा किताब नहीं होता था। तो हम जो भी पढ़ें श्रेष्ठ पुस्तक ही पढ़ें। मतलब मान लीजिए विवेकानंद ने कुछ लिखा है, या किसी कवि का है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महादेवी वर्मा ने, या किसी का जीवनी पढ़ रहे हो, गांधी जी का जीवनी, तो श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें। ऐसा चीज पढ़ें जिससे कि हमें ज्ञान मिले, मार्गदर्शन मिले, कुछ अच्छे चीज करने की प्रेरणा मिले, उसको कहा जाएगा श्रेष्ठ साहित्य। ठीक है। तो कहने का आशय यही है कि पठन सामग्री के चयन में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा ही चूज, ऐसा कहा गया है अंग्रेजी में कहावत, फ्रेंड्स एंड बुक्स, है ना, शुड बी फ्यू। मतलब कम ही होना चाहिए, लेकिन वो चुना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा फ्रेंड है, शुड बी लिमिटेड, बट ऐसे कुछ कहे कहावत, मुझे याद नहीं आ रहा है। मतलब किताबें, पुस्तकें और जो मित्र हैं, दोस्त, ठीक है, कम होने चाहिए, लेकिन सही चीज होने चाहिए, वो सही। ऐसा दोस्त नहीं कि दोस्ती है और काम पढ़ने पर पीठ भाग गया। पीछे आस्तीन का सांप। हम्म तो यह सवाल किताबों के भविष्य का जो रहा, तो हम यह भी कह सकते हैं कि जब तक शब्द रहेंगे, मानव की आस्था जीवित रहेगी, और स्वयं मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक किताबें भी रहेंगी, तथा ये किताबें ही वर्तमान की भांति भविष्य में भी विश्व की सर्वोच्च सत्ता के आसन पर विराजमान रहेंगी। ठीक है। कुछ प्रश्न देख रहा हूं मैं, है इसमें। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे है, बनी रहेंगी किताबें, पाठ क्या है? कहानी, संस्मरण, आलेख, काव्य, क्या है अंकित? आलेख। हाँ, था ना शुरू में, आलेख है। आलेख। दूसरा है, पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए तो किताब आप। पढ़ने का उद्देश्य साक्षरता, हिसाब किताब सीखने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध सभी सभी। हम्म ठीक है। तीसरा पढ़िए, पढ़िए और आंसर करिए। बनी रहेंगी किताबें निबंध में लेखिका ने किस कवि की काव्य पंक्तियां उद्धृत की हैं? मुक्तिबोध, अज्ञे, नागार्जुन, त्रिलोचन। त्रिलोचन का। गांधी जी द्वारा दिए गए अनटू दिस लास्ट पुस्तक का अनुवाद किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? सत्य के प्रयोग, सत्याग्रह, सर्वोदय, मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा। पांचवा पढ़िए। महाकवि त्रिलोचन की कविता की मुख्य पात्र सीता, चमा, मीना, राधा। क्या होगा? चंपा। चंपा। नेक्स्ट पढ़िए। बनी रहेगी किताबें निबंध की रचनाकार नाम है सुनीता रानी घोष, हम्म सूर्यबाला, मुन्ना भंडारी, मन्नू भंडारी, हम्म कृष्णा सोबती। सुनीता हम्म रानी घोष। हम्म पुस्तकालय को संत मिलन का उत्तम मार्ग किसने कहा है? हम्म महात्मा गांधी ने। मैं क्या है?
मैक्सिम गोर्की ने, रॉस्किन ने, हजारी प्रसाद रस्किन ने द्विवेदी। या हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़िए। अगला जो पाठ है हमारा वो 22वां चैप्टर है, उसका नाम है पत्र लेखन। देखिए आलेख लिखना इसके पहले हमने देखा, आलेख लिखना, ठीक है। अब हम लोग पत्र लेखन समझते हैं। पत्र आपने लिखा है कभी किसी को? जी। किसको लिखा है? तो टीसी चाहिए था ना, तो थाना वाला को ही कहते हैं। टीसी चाहिए तो थाना वाला को लिखे? एफआईआर लिखे थे, एफआईआर किए थे। टीसी स्कूल वाला देगा कि थाना देगा जी? वो नहीं, मैं भुला गया था इसीलिए। तो मैंने डायरेक्ट आप पत्र लेखन में एफआईआर लिख दिए? हाँ। उसके पहले और कुछ नहीं लिखे कभी? नहीं मतलब लिखे हैं, स्कूल में लिखे हैं प्रधानाचार्य को। मैंने शुरुआतें की है आप नोट्स को एफआईआर ऐसे। लिखने से, है ना? हाँ? मतलब अभी 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 हाल फिलहाल में लिखे थे तो बता दिया आपको। देखिए आजकल आजकल का जो जमाना है ना, वो पत्र लेखन का ही जमाना है। आप अगर शब्द अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, शब्द से ही किसी को कन्विंस किया जा सकता है। आप चाहे कॉरपोरेट में काम करते हैं तो वहां मेल लिखते हैं, वही मेल से आपको टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका सब मिलता है, ठीक है। तो पत्र लेखन का, और पत्र लेखन का जवाब देना, मेल का जवाब देना भी, समझ रहे हैं? अभी हाथ पहले तो अंतर्देशीय पत्र लिखता था लोग, पोस्ट कार्ड लिखता था, लेकिन आजकल तो वो सब नहीं है, मेल है। तो मेल लिखना भी एक पत्र लेखन है। तो लेकिन आप चूंकि शुरुआत ही किए हैं श्रीमान थाना महोदय, आदमी स्कूल से शुरुआत करता है, तो आप एफआईआर से ही शुरुआत किए। एनीवे, तो पत्र लेखन महत्व और उसके विविध रूप। सर इसको सर शाम में करें क्या सर? आज तो 2 घंटे तक क्लास है जी। 2 घंटा करेंगे, ठीक है। हाँ, 12 से 2 बजे तक है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है? शाम को आप 2 बजे के बाद खाना खा लीजिएगा कस के, भूख लग गया है? मैं डॉक्टर पास जाना था। अभी हाँ। डॉक्टर के खुला होगा क्लिनिक? हाँ, एमजीएम जाते हैं, एमजीएम पे जाना था। तो क्या करे फिर? शाम में रखते ना सर, 4 बजे जैसे रहता है, 4 से 5। क्या किया जाए मैम? हाँ, ठीक है मैम, ठीक है। ओके, ठीक है सर, कराइए फिर। ठीक है। ये हमारा 22वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, महत्व और उसके विविध रूप। आज के विकासशील युग में पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार मतलब लेटर राइटिंग, व्यक्ति समाज का महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पत्र लेखन की परंपरा काफी पुरानी है। आपको मैं बता दे रहा हूं अंकित की, जवाहरलाल नेहरू ने जब वो जेल जब वो जेल में थे, अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था नैनी जेल से। वो हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, बहुत फेमस पत्र था। गांधी जी अपने जेल से, अपने जो है सो अपने जेल से चिट्ठी लिखते थे, उस चिट्ठी से क्या सब होता था, सोचिए। तो पत्र का कितना महत्व है। तो आज के विकासशील युग में पत्र व्यवहार, व्यक्ति समाज का महत्व दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पत्र लेखन की परंपरा काफी पुरानी है। पत्र लेखन एक कला है। लेटर राइटिंग क्या है? एक आर्ट है। पत्र लेखन का न केवल हमारे जीवन में बल्कि साहित्य जगत में भी इसका एक विशेष स्थान है। पत्र का महत्व, अंग्रेजी के महान विचारक जेम्स हॉवेल ने कहा है कि एज कीज डू ओपन चेस्ट्स, सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट्स। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ अंकित? क्या चाहिए सर? अंग्रेजी के महान विचारक जेम्स हॉवेल ने कहा है कि एज कीज डू ओपन चेस्ट्स, सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट्स। ब्रेस्ट, देखिए इसका मतलब हुआ कि कीज, कीज माने चाबी, चाबी जिस तरह से ताला को खोल देती है, ताला को खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी।
उसी प्रकार से जो लेटर्स है, जो पत्र है, वह व्यक्ति के हृदय को खोल देती है। अगर हृदय में मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा है, कुछ है, और मुंह पे आकर के सॉरी नहीं बोल सकता है, परंतु पत्र के माध्यम से अगर आपको एक चिट्ठी लिख के माफी मांगे या कुछ ऐसा सॉरी बोले, तो आपके मन में भले ही कितना ही द्वेष हो, कितना भी उसके प्रति नफरत हो, आप खुद ब खुद पिघल जाइएगा। ऐसा होता है कि नहीं? जी सर। और बहुत सारा बात जो हम सामने सामने नहीं कह सकते हैं, वो हम पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। तो ये जो बात है, एज कीज डू ओपन चेस्ट सो लेटर्स ओपन ब्रेस्ट, उक्त अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार कुंजियां बक्से खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। मनुष्य अपना पत्र में जितना पत्र जब लिखते हैं, जिसको मान लीजिए आप अपने पिताजी को लिख रहे हैं, माताजी को या भाई को लिख रहे हैं, तो पत्र में लगे कि साक्षात उससे हम बात कर रहे हैं, पत्र में वो है, खड़ा है या खड़ी है, और उनको देख करके हम ये बात कह रहे हैं। तो मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। दो हृदय, जिसको लिख रहे हैं और जो लिखने वाला है, दोनों का हृदय का जो संबंध है ना, और सशक्त होता है, मजबूत होता है। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच में होता है, अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है। आजकल ना टेलीफोन हो गया है, मेल हो गया है, मोबाइल हो गया है, चैट हो गया है, इंटरनेट हो गया है। पहले के समय में जब हमारे सैनिक जाते थे अपने बॉर्डर पर में लड़ाई करने, तब उनके परिवार से एक पत्र ही आ जाता था। उसी पत्र के सहारे वो 2 महीना 3 महीना गुजार लेते थे। सोचिए, उस पत्र का एक एक शब्द, एक एक अक्षर को पढ़ पढ़ के बच्चे के बारे में, माँ के बारे में, पत्नी के बारे में, पिताजी के बारे में, सबके बारे में समाचार जानकर, और उसको बार बार पढ़ते थे, और उससे उनको ऊर्जा या शक्ति मिलती थी। तो पत्र का इतना महत्व है। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंधों की नींव यह सुदृढ़ करता है। व्यावहारिक जीवन में यही वह सेतु है जिससे मानवीय संबंधों को परस्परता सिद्ध होती है। अतएव पत्राचार का बड़ा महत्व है। अब आप पढ़िए अंकित, पत्र लेखन एक कला है, पढ़िए। पत्र लेखन एक कला है। आधुनिक जगत में पत्र लेखन का एक कला माना गया है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही प्रभावकारी प्रभावकारी होगा। होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं की अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं व्यक्त नहीं होंगी, बल्कि उसका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी भी उभरता है। इस लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक अधिक होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कोई सैनिक है जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, और उसका जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए कि 5 साल, 8 साल, 10 साल का है, छोटा बच्चा जिसको ठीक से लिखने भी नहीं आता है, और वह बच्चा अपने पिता के नाम अगर पत्र लिखता है, तो उस पिता को वह पत्र, भले वो बच्चे ने गलत लिखा हो, टूटी फूटी हिंदी में लिखा हो या अंग्रेजी में कुछ छोड़ दिया हो, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन उस पिता को वह पत्र देख करके कैसा आनंदित महसूस होगा कि नहीं, बताइए अंकित।
जी। तो यही है महत्व, देख लीजिए। ठीक है। माँ अगर मान लीजिए निरक्षर भी हो और पत्र लिख रही है, निरक्षर नहीं साक्षर है, कुछ टूटा फूटा भी हिंदी लिखती है और अपना बेटा को लिखती है, तो बेटा को कैसा लगेगा पढ़ने में? कितना सुंदर, कितना आत्मीयता का अनुभूति होगा, होगा कि नहीं? तो वही है पत्र का विशेषता। पत्र की विशेषता है, पत्र लेखन एक कला है। कैफ भोपाली ने कहा है, दिलो नादा न धड़क, दिले नादा न धड़क, ए दिले नादा न धड़क, कोई खत लेके पड़ोसी के घर आया होगा। आपने बॉर्डर सिनेमा में देखा है ना, पत्र आता है, संदेश से आते हैं। अर्थात पत्र के माध्यम से बगैर रूबरू हुए अपरिचित से आत्मीयता और बेगाने से भी अपनत्व जुड़ जाता है। पत्र जब लिखता है ना आदमी, तो उसमें क्या होता है, बगैर रूबरू बने सामने सामने हुए बिना ही अपरिचित से आत्मीयता हो जाता है और बेगाने से भी अपनत्व का भाव जुड़ जाता है। सुपत्र की विशेषताएं इस प्रकार से है। सरल भाषा शैली, जो भाषा होती है वो सरल होती है, साधारण होती है। पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल का होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक और सरल और मधुर हों। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बात को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं है। तो पहला हो गया सरल भाषा शैली। दूसरा है विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। विचार जो है एकदम सुलझा हुआ होना चाहिए, कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर जोर देने वाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। क्या लिखा है, पांडित्य प्रदर्शन मतलब हम बहुत विद्वान है उस तरह से कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। साधारण बोलचाल की ही होनी चाहिए भाषा, और जिससे विचार का स्पष्टता से वर्णन हो वैसा शब्द होना चाहिए। संक्षिप्त और संपूर्णता। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त हो। उसमें अतिशयोक्ति, वाकजाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं हो। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार घुमाना फिराना या दोहराना एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए, जो मेन बात है उसको शुरुआत में ही लिख दीजिए। सारी बातें एक क्रम में लिखनी चाहिए, पॉइंट वाइज एक एक बात को लिखिए, क्रम में सीरियल नंबर करके। इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए, और इस प्रकार से लिखिए कि कोई भी आवश्यक तथ्य है तो वह छूटने ना पाए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं। पत्र अपने आप में ही कंप्लीट होना चाहिए और इनकम्प्लीट नहीं। पत्र लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। जो भी लेटर में लिखा हुआ है चीज, सारा चीज वो जो पढ़ेगा उसके दिमाग पर छाप छोड़ देना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार की उलझन में छोड़ना ठीक नहीं है। प्रभावान्वित पत्र का चौथा है, प्रभावान्वित पत्र का पूरा प्रभाव पढ़ने वाला पर पड़ना चाहिए। आरंभ और अंत में नम्रता और सौहार्द के भाव होने चाहिए। बाहरी सजावट, पत्र की सजावट जो है से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका कागज संभवतः अच्छे से अच्छे होना चाहिए। लिखावट सुंदर, साफ और पुष्ट होना चाहिए। विरामित चिन्हों का प्रयोग यथास्थान पर किया जाए। विरामित माने विराम चिन्ह है या फुल स्टॉप लगाना है तो सही स्थान पर किया जाना चाहिए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद एक्सक्यूज मी, पढ़िए तो अंकित। पांचवा पॉइंट से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, पढ़िए। बाहरी सजावट। पत्र की बाहरी सजावट से हमारा तात्पर्य यह है कि उसका कागज संभवतः अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लिखावट सुंदर, साफ और पुष्ट हो। विराम विरामादि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत में अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां
सटाकर ना लिखा जाए और विषय वस्तु हम्म, के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। हम्म, आगे पढ़िए। क्रमबद्धता यह पत्र की विशेषता है। उसमें उल्लिखित विषय का क्रम इस प्रकार होना चाहिए कि कोई आवश्यक बातें छूटने न पाए, जिससे पाठक पत्र के आशय को भली भांति समझ सके। हम्म, स्वाभाविकता पत्र में स्वाभाविकता होने पर ही स्पष्टता एवं मौलिकता आती है, अतः उसमें अप्रचलित शब्दों, कविता की पंक्तियां आदि का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हम्म, पत्र के पत्र के अंत अंक पढ़िए। किसी भी पत्र कहाँ जाएगा? किसी किसी भी भी पत्र पत्र में में सामान्यतः निम्न अंग पाए जाते हैं। प्रेषक हम्म, का पता एवं शीर्षक, इसे हम्म, प्रारंभ में लिखना चाहिए। संबोधन, जिसे पत्र लिखा है उसके लिए संबोधनसूचक जैसे शब्द जैसे आदरणीय, प्रिय, पूज्य आदि। विषय वस्तु, वह प्रमुख बात जिस कारण से पत्र लिखा गया है। संबोधन हम्म, संबोधन पत्र का यथोचित संबोधन के द्वारा समापन किया जाए। पता, जिसे पत्र लिखा जाए उसका पता। हम्म। पत्रों के प्रकार। पत्र लेखन एक कला है, क्योंकि पत्र में आपकी शिक्षा, संस्कार, परिवेश, प्रकृति और दृष्टिबोध झलकता है। इसलिए पत्र लेखन को एक विधा मानते हुए उसके मानक स्वरूप को जानना आवश्यक है। पत्र के विविध प्रकार हैं, जैसे निजी पत्र, पर्सनल लेटर, व्यावसायिक पत्र, कमर्शियल लेटर, शासकीय पत्र, एडमिनिस्ट्रेटिव लेटर, अर्ध शासकीय पत्र, अखबारी पत्र। अखबार में पत्र लिखा जाता है, मालूम है आपको? हम्म। हाँ सर। हाँ, जैसे आपके घर के बगल में मान लीजिए कचरा है, कोई सुन नहीं रहा है, अखबार के माध्यम से सूचित कर दीजिए आप, ताकि लोगों के नजर में आएगा। अब हम यहाँ इनका विशेष अध्ययन करेंगे। निजी पत्र। निजी पत्र को पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, चाचा भतीजा आदि पारिवारिक क्षेत्र से लेकर मित्रों, स्वजनों आदि को लिखे हुए पत्र को पारिवारिक पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है निजी पत्रों की विशेषताएं, निम्न प्रकार है। पहला, पत्र की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। दूसरा, वाक्य छोटे छोटे तथा प्रभावशाली होनी चाहिए। तीसरा, कठिन भाषा, लंबे वाक्य और अनावश्यक बातों का समावेश नहीं होना चाहिए। चौथा, केवल प्रसंग की बातें लिखी होनी चाहिए, यानी कि रेलेवेंट बातें, व्यर्थ की अप्रासंगिक बातें नहीं होनी चाहिए। पांचवा, पारिवारिक पत्रों में आत्मीयता या अपनत्व प्रकट होना चाहिए। ठीक है। छठवां, पत्र में भाषा शुद्ध होना चाहिए, विरामित चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक उदाहरण है, निजी पत्र का उदाहरण। पिता के नाम पुत्र का पत्र। ठीक है। एक जो है पिता के नाम में अपने पिता को लिख रहा है, कौन लिख रहा है? पुत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले जैसे है कि कहाँ से लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है, किसको लिखा जा रहा है, शीर्षक ये सब देना है, तिथि देना, दिनांक देना है। तो महादेव कॉलेज भोपाल, पिताजी कहाँ है? महादेव कॉलेज में है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आनंद से हूँ। मैं यहाँ कई अच्छे सहपाठियों को मित्र बना चुका हूँ, जो अच्छे स्वभाव के मतलब इस पत्र में क्या है, पुत्र जो है ना पढ़ रहा है किसी कॉलेज में और अपने पिता को पत्र लिख रहा है। तो पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं यहाँ आनंद से हूँ। मैं यहाँ कई अच्छे सहपाठियों को मित्र बना चुका हूँ, जो अच्छे स्वभाव के, परिश्रमी और अध्ययनशील हैं। मैं कॉलेज में अभी नया हूँ, फिर सबका स्नेह प्राप्त है। ठीक है। इस कॉलेज के प्राचार्य श्री शर्मा सर और अध्यापक सभी अच्छे हैं और मुझ पर पूरा ध्यान रखते हैं। मैं हिंदी परिषद का सहायक मंत्री बन गया हूँ। हिंदी परिषद है, कोई क्लब वगैरह होगा, ठीक है, कमेटी, उसका सहायक मंत्री बन गया हूँ। कॉलेज की अन्य परिषदों में भी काम करना चाहता हूँ।
पर समय का इतना अभाव है कि कॉलेज के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना संभव नहीं है। पढ़ना अधिक है, पढ़ाई भी काफी हो चुकी है, इसलिए मैं कहीं बाहर बाहर नहीं जा पाता, ऐसा होगा यहाँ पे, बाहर नहीं जा पाता। यहाँ का जीवन बड़ा व्यस्त है, हर मिनट कीमती मालूम होता है। कॉलेज के छात्रों में अध्ययन की प्रतियोगिता भी होती है। हर छात्र दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है। ऐसी हालत में जी तोड़ परिश्रम आवश्यक है, तभी मैं अच्छी श्रेणी से उत्तीर्ण हो सकता हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में मेरा परीक्षा फल संतोषजनक रहेगा। शेष कुशल है, कृपया पत्रोत्तर देंगे। पत्रोत्तर मतलब इस पत्र का उत्तर दीजिएगा। पूज्यनीय माता जी को मेरा सादर प्रणाम कहें। आपका स्नेहाकांक्षी, पाने वाला का नाम और पता, स्नेहाकांक्षी करके अपना नाम लिख दीजिए और पिताजी का नाम और एड्रेस लिखिए। तो ये हो गया एक निजी पत्र का उदाहरण। ठीक है, निजी पत्र। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, व्यावसायिक पत्र, कमर्शियल लेटर। ठीक है, व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्रों को व्यापारिक पत्र भी कहा जाता है। व्यापार जगत में पत्रों का महत्व व्यापक होता है। व्यवसायियों के सारे कारोबार पत्रों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। ऐसे पत्रों का मूलाधार सामग्री का लेन देन अर्थात क्रय विक्रय होता है। तो जो इसका मेन जो पर्पस क्या है, सामान खरीदना या सामान बेचना, यही होता है इस तरह के पत्र का मेन पर्पस। क्रेता विक्रेता के बीच कारोबार को लेकर लिखे गए पत्र ही व्यापारिक पत्र कहलाते हैं। इनकी जो विशेषताएं हैं इस प्रकार हैं। पहला, व्यावसायिक पत्र में पहले ऊपर प्रेषक संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नंबर और डाक का पूरा पता होना चाहिए। नंबर 2, पत्र के दाईं ओर दिनांक होनी चाहिए। नंबर 3, पत्र के बाईं ओर पत्र की क्रम संख्या लिखी जानी चाहिए। नंबर 4, इसके बाद सेवा में लिखकर उसके नीचे प्राप्तकर्ता का नाम व पता लिखा जाना चाहिए। पांचवा है, इसके बाद पत्र के विषय का संकेत होना चाहिए। छठवां, फिर महोदय या महोदया, इसको अंग्रेजी में सर या सर या मैडम लिखते हैं, का संबोधन किया जाना चाहिए। इसके बाद मूल पत्र लिखा जाना चाहिए। फिर आठवां है, पत्र को समाप्त करके आपका शुभेच्छु, आपका सद्भावी या आपका कृपाकांक्षी आदि लिखकर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तो नीचे में एक एग्जाम्पल दिया गया है और साइन के नीचे में फिर जो मैनेजर है उसका वो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और सील रहेगा कंपनी का मोहर। इसको पढ़िए तो अंकित, व्यावसायिक पत्रों के प्रकार में। अंकित जी सर। पढ़िए। व्यावसायिक पत्रों के प्रकार। अंकित, व्यावसायिक पत्रों के प्रकार। व्यवसाय की व्यापकता के कारण व्यावसायिक पत्रों के अनेक प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। आपको ये जो पत्र लेखन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंग्लिश में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिंदी में भी है, चूंकि आपका हिंदी सब्जेक्ट है। तो पत्र लेखन को आप इग्नोर नहीं कीजिए, एग्जाम में जरूर आएगा आपको। एक सेकंड, मुझे एक जरा कॉल करना है, कहीं पर इंपॉर्टेंट कॉल है। ठीक है सर।
हाँ, व्यवसाय की व्यापकता के कारण व्यावसायिक पत्रों के अनेक प्रकार होते हैं। इनमें से कुछ हैं इस प्रकार, जैसे परिपत्र, पूछताछ पत्र, अनुवर्ती पत्र, कोटेशन पत्र, आदेश पत्र, प्राप्ति सूचना पत्र, माल रवानगी पत्र, माल प्राप्ति एवं भुगतान पत्र, दावे शिकायत तथा समझौता पत्र, बीमा पत्र आदि। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं व्यावसायिक पत्र का उदाहरण। प्रति व्यवस्थापक महोदय, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, दिनांक है राइट साइड में, इसमें लिखा गया है, प्रिय महोदय, कृपया मुझे प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रम की फाउंडेशन की पुस्तकें उचित कमीशन काटकर वीपीपी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें भेजने से पूर्व यह अवश्य देख लीजिएगा कि पुस्तकों के पृष्ठ कटे फटे हुए एवं कम न हो, साथ ही संस्करण नवीनतम हो। संस्करण मतलब एडिशन, नवीनतम मतलब लेटेस्ट हो। आपके नियमानुसार 100 रुपए अग्रिम धनराशि के रूप में भेज रहा हूं। पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी भाषा संरचना प्रथम सेमेस्टर, उद्यमिता विकास द्वितीय सेमेस्टर, और इस तरह से भवदीय करके नाम और जो है जो डेजिग्नेशन है वो और उसका मोहर लगा करके इसको आप भेजिए। इस तरह से व्यावसायिक पत्र लिखा जाता है। अब देखिए, अब एक है और पुस्तक विक्रेता की ओर आपूर्ति आदेश। तो हरीश प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता भोपाल की तरफ से दिनांक 20/5/16, पत्र क्रमांक जो है लेटर नंबर इतना, प्रति व्यवस्थापक स्थापक गीता प्रेस बहुत बड़ा प्रेस है जो गोरखपुर से आता है, पत्रालय गीता प्रेस गोरखपुर, पिन संख्या इतना, महोदय कृपया निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुस्तकें रेल पार। अब देखिए, एक जो हमने पत्र देखा था शुरुआत में, एक पुत्र जो कि हॉस्टल में रह रहा है या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, वो अपने पिता के नाम पत्र भेज रहा है, उसका तरीका हमने देखा। और अभी हम लोग देख रहे हैं एक जो है ना व्यावसायिक पत्र का उदाहरण देख रहे हैं। जब कहीं काम कीजिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको इसी प्रकार पत्र लिखना होगा। महोदय कृपया निम्नलिखित विवरण के अनुसार पुस्तकें रेल पार्सल से भेजने का कष्ट करें। आपके नियमानुसार आदेशिक पुस्तकों का लगभग आधा मूल्य रुपया 1500 बैंक ड्राफ्ट क्रमांक इतना जो भी है पीएनबी जो भी है बैंक ड्राफ्ट क्रमांक जो उसका नंबर रहेगा के जरिए भेज रहे हैं। शेष माल प्राप्त होते ही भेजने की व्यवस्था की जाएगी। नाम पुस्तक का नाम है और उसका मूल्य दिया हुआ है और वो किस प्रकार से भेजना है और कितना कॉपी उसका भेजा जाएगा उसके बारे में विवरण है। जैसे रामचरितमानस उसका दाम है 160 रुपया, वाल्मीकि रामायण 130 रुपया और उसका प्रथम खंड जो कि सजिल्द है 10 कॉपी, बृहदाकार सजिल्द 10 कॉपी। विनय पत्रिका इसी तरह से आपको लिखना है, ये आप पढ़ लीजिए। अगला पढ़िए तो शासकीय पत्र अंकित। अंकित शासकीय पत्र पढ़िए। अंकित जी सर। पढ़िए। शासकीय पत्र। शासकीय पत्र प्रशासनिक कार्य प्रणाली का मूल आधार तंत्र है। पत्र के जरिए ही प्रशासन की केंद्र इकाई प्राथमिक इकाइयों से संपर्क व संवाद करती है। जो पत्र सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अथवा दो राज्यों की सरकारों के मध्य, दो देशों की सरकारों के मध्य, सरकारी एवं गैर सरकारी व अर्धसामरिक संगठनों के बीच जारी किए जाते हैं, उन्हें शासक के पत्र कहते हैं। शासकीय पत्र के प्रकार: सामान्य या कार्यालयीन पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन पत्र, विज्ञासी
अधिसूचना, घोषणा पत्र, आवेदन पत्र, संपन्न पत्र, संलग्न संलग्नक, संलग्नक, परि संलग्नक मतलब परिपत्र, एनक्लोजर्स, शुद्ध पत्र, अध्यादेश आदि। ऑर्डिनेंस। हाँ, आगे पढ़िए, इसका विशेषता क्या होता है? शासकीय पत्रों की विशेषताएं। शासकीय पत्रों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। शासकीय पत्र में सबसे ऊपर दायीं ओर संबंधित कार्यालय, संस्था या सरकार का नाम अंकित होता है, जैसे भारत हम्म, सरकार, गृह मंत्रालय आदि। दूसरा, हम्म, उसने उसके नीचे कार्यालय से पत्र भेजने की तिथि और रजिस्टर के अंकित जावक संख्या का उल्लेख रहता है। तीसरा, हम्म, तत्पश्चात पत्र के बाईं और पहले प्रेषक का पद, नाम तथा पता लिखा रहता है। चौथा, हम्म, उसके नीचे विषय लिखा होता है, जैसे प्रशासन में हिंदी का प्रयोग, छात्रवृत्ति, हम्म, अनुवाद आदि। हम्म, आगे पढ़िए। मैम नीचे की स्क्रीन का पत्र में तत्पश्चात पिछले पत्र संदर्भ दिया जाता है। छठवां, तत्पश्चात संबोधन किया जाता है, जैसे महोदय, प्रिय महोदय, माननीय, मानवीय, मान्यवर आदि। परिपाद परिपाद विषय विषय प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य विषय को परिच्छेदों या या अनुच्छेदों अनुच्छेदों को विभाजित में कर। विभाजित कर दिया लिखा जाता है। शासक के पत्र में वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पूर्णतः समावेश होना चाहिए। हम्म, नौवां, शासकीय पत्र सदैव अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। यह हम्म, पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। हम्म, 10वां, प्रेषक के हस्ताक्षर के नीचे प्रेषक का नाम तथा पद स्पष्ट अक्षरों में लिखा रहता है या मुद्रा हम्म, अंकित रहती है। 11वां, हम्म, अंत में जिन संबंधित व्यक्तियों का प्रतिलिपियों प्रतिलिपियां प्रेषित की जाती है, उनका उल्लेख किया जाता है। हम्म। एक उदाहरण है, इसको पढ़िए। मैम नीचे की स्क्रीन। शासक के पत्र का नमूना। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, क्रमांक 16 AS 1242/11, नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2016। प्रति सचिव, गृह मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। महोदय, मुझे यह लिखने का निर्देश हुआ है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष नगरीय क्षेत्रों में सांप्रदायिक असंतोष उभरा है, जिससे उपद्रव सांप्रदायिक। उपद्रव व दंगे की आशंका से भारत सरकार चिंतित है। इससे देश की छवि धूमिल होती तथा आम जनमानस में भी वैमनस्य की भावना का विकास हो रहा है। भारत हम्म, सरकार का विचार है कि इस प्रकार की गतिविधियों का कठोरता और दृढ़ता से सामना किया जाए तथा इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। भारत सरकार हम्म, का यह भी विचार है कि गुप्त आयकर विभाग द्वारा इस बात की पूर्ण जांच कराई जाए कि इन घटनाओं के पीछे किस राजनीतिक दल या संस्था का हाथ है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सके। इस संबंध हम्म, में किसी भी सूचना, जानकारी और कार्यवाही के विषय में इस कार्यालय से संपर्क करें। सचिव, गृह मंत्रालय, हम्म, नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2016, क्रम 16, प्रतिलिपि हम्म, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्य प्रदेश, भोपाल, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, सचिव, गृह मंत्रालय। हम्म। ठीक है, आगे पढ़िए। कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, 5वीं मंजिल, भोपाल, क्रम 17 आवसी सा 3/2015, भोपाल, दिनांक 1/5/15। प्रति
समस्त प्राचार्य शासकीय मध्य विद्यालय मध्य प्रदेश। विषय सहायक वर्ग 3 एवं चतुर्थ श्रेणी की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय महाविद्यालय में सहायक वर्ग 3 तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति बैकलॉग से नियमानुसार किया जाना सूचित करें। आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। पृष्ठांक क्रम 12/80/315 भोपाल 1515। प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी मध्य प्रदेश समस्त अतिरिक्त संचालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश। अर्धशासकीय पत्र। अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है। सरकारी अधिकारी एक सरकारी से दूसरे सरकारी अधिकारी या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। गैर सरकारी व्यक्तियों के पास भेजे जाने पर उसे सरकारी पत्र नहीं कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र का मूल उद्देश्य अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति जानना या किसी विषय की जानकारी या सूचना पाना या किसी विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है। इसमें किसी अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान किसी खास मामले की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसकी कार्यान्वति में विलंब हो गया हो या अनुस्मारक भेजने पर भी उचित उत्तर समय पर नहीं मिला हो। अर्ध सरकारी पत्र एक वचन उत्तम पुरुष में मित्रता पूर्वक या मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के लिए आपका विश्वास भाजन के स्थान पर आपका सद्भावी लिखा जाता है। इसका जो विशेषता है ये पत्र एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं। नंबर 2, इस प्रकार के पत्रों में औपचारिकता का निर्वहन आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के पत्रों में मैत्रीपूर्ण सहज शैली व सरल भाषा का प्रयोग होता है। इस प्रकार के पत्रों में मुझे आदेश हुआ है या मुझे निर्देश मिला है कि बजाय मुझे लिखते हुए प्रसन्नता हो रही है या मुझे इस बात से की खुशी है लिखा जाता है। और इसका जो अंत में हस्ताक्षर होता है वहां पर हस्ताक्षर के अलावा गोपनीय कुछ शब्द भी लिखे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय भोपाल अर्धशासकीय पत्र का क्रमांक संख्या इतना, भोपाल दिनांक इतना, प्रति प्राचार्य कन्या महाविद्यालय उज्जैन। यह लिखते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आगामी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अंतर्गत 22/8/2015 से 26/9/2015 तक अल्प बचत योजना पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया गया है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में इस अवधि में उक्त विषय से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपकी सहायता एवं कार्यक्रम सहायता हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यथासंभव यथाशक्ति अपना योगदान देकर प्रगति समीक्षा की जानकारी हमें प्रदान करेंगे। भवदीय मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय भोपाल। अब शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर क्या है? शासकीय पत्र औपचारिक पत्र वर्ग में आता है जबकि अर्धशासकीय औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों में ही आता है। शासकीय पत्र की भाषा आदेशात्मक होती है, आदेशात्मक मतलब ऑर्डर टाइप का होता है, जबकि अर्धशासकीय पत्र की भाषा मैत्रीपूर्ण फ्रेंडली शालीनता पूर्वक एवं सौम्य होती है। शासकीय पत्र के संबोधन में महोदय या प्रिय महोदय शब्दों का प्रयोग होता है जबकि अर्धशासकीय में प्रियवर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। शासकीय पत्र गोपनीय नहीं होते जबकि अर्धशासकीय पत्रों पर गोपनीय लिखा होता है। शासकीय पत्र में शासन की भावना व आदेश की सूचना का प्रसारण करना होता है जबकि अर्धशासकीय में एक अधिकारी दूसरे को सूचना देता है।
अखबारी पत्र क्या होता है? आधुनिक युग तकनीकी व ज्ञान व प्रचार प्रसार तंत्र का युग माना गया है। अखबार प्रचार प्रसार का सबसे जबरदस्त माध्यम है। हालांकि समाचार पत्र का मुख्य कार्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की घटनाओं को प्रकाश में लाना है, किंतु अखबार जिन शिक्षा और जन जागृति का भी प्रबल माध्यम है। अखबारों में प्रकाशित होने वाले आलेख व रचनाएं इसी उद्देश्य के लिए होती हैं। अखबारी पत्र का अर्थ। अखबारी पत्र से आशय अखबार या पत्रिकाओं में छपने वाले उन पत्रों से है जो पाठकों अथवा सजग नागरिकों द्वारा किसी भी विषय पर संपादक के नाम लिखे जाते हैं। इन्हें पत्र संपादक के नाम भी कहा जाता है। पूर्व में इन पत्रों का सीमित लक्ष्य अखबार में प्रकाशित किसी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना मात्र होता था। स्वभावतः पत्र का आकार भी छोटा होता है या होता था। कालांतर में ये घटना विशेषकर पर पाठकीय प्रतिक्रिया पर नहीं रह गए, वरन समकालीन समूचे परिदृश्य या उसके किसी भी पक्ष पर अपनी राय जाहिर करने, कुछ भी जैसे मैटर है ना उस पर राय जाहिर करना, मुद्दा जैसे अभी चुनाव का मुद्दा है तो उस पर में या इस तरह का मैटर जो है उसमें लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए तो अंकित, अखबारी पत्रों की विशेषता। अंकित जी सर। पढ़िए। कहाँ से? आखिरी पत्र। अखबारी पत्रों की विशेषताएं। अच्छा, अखबारी पत्रों की विशेषताएं। अखबारी पत्रों का निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इन पत्रों का एक लक्ष्य किसी छुपे हुए किंतु महत्वपूर्ण तथ्य का उजागर करना भी होता है, जिससे समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध होता है। इन पत्रों के माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि सभी पहलुओं को की खूबियों व संगतियों विद्रुपताओं के पर टीका टिप्पणी की जाती है। ये पत्र व्यक्तिगत सुख दुख, राग विराग के प्रकटीकरण में काम नहीं आते। आखिरी पत्र सामान्य तौर पर समाचार पत्र में विगत दिनों प्रकाशित किसी घटना पर प्रतिक्रिया या निजी सहसंपत्ति होते हैं, किंतु कभी-कभी यह पत्र आलेख का आशंक विस्तार, गंभीर तर्कशीलता, प्रवाहमता और उच्च चिंतन के कारण किसी विषय पर मौलिक बात कहते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। ये पत्र व्यक्ति विशेष को नहीं लिखे जाते हैं। कई बार जब ये पत्र किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित कहते हैं, तब भी उनके प्रयोजन पत्र के कथन को सार्वजनिक बनाना है। किसी सार्वजनिक घटना को लेकर पारकिया मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति सहित साहित्यिक विषयों पर टिप्पणी करना भी इन पत्रों का प्रकृति में है। अखबारी पत्रों में अखबारी पत्रों में कथ्य की भूमिका के लिए बहुत गुंजाइश नहीं होती, बल्कि बात सीधे और धारदार लहजे में कही जाती है। कभी कभी इन पत्रों के माध्यम से शालीन अथवा व्यंग्यमयी भाषा में किसी सार्वजनिक महत्व के पद पर बैठे व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है या फिर आरोप लगाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण है चिट्ठियां हो तो नीरज सक्सेना की टिप्पणी, थोड़ा लिखा बहुत समझना, थोड़ा लिखा मतलब कम में ज्यादा कहना, दुनिया मेरे आगे 25 जुलाई को पढ़ी। नितांत अनपढ़ से लेकर महान साहित्यकारों विचारों तक में भावनाओं के आदान प्रदान का सबसे अधिक प्रतीकात्मक और अस्थायी जरिया पत्र व्यवहार ही था। लेकिन नीरज सक्सेना कुछ ऐसे तथ्य लिखना भूल गए जो महत्वपूर्ण थे। लोक जीवन में चिट्ठी शब्द पत्र से अधिक प्रचलन में था। शब्द युग में चिट्ठी पत्री भी इसी तरह प्रचलन में था। पूरे लेख में पत्र शब्द के साथ चिट्ठी शब्द का न होना खटकता है, जबकि चिट्ठी शब्द अधिक
मार्मिक, व्यापक और अर्थपूर्ण है। लोकगीतों, साहित्य तथा सिनेमा के गानों तक में चिट्ठी, चिठिया शब्द अधिक छाया रहा है। पत्र शब्द उच्चारण की सरलता में पाती भी हो, शाम को घर लौटने पर स्वभाववश आज भी मुंह से निकल जाता है, कोई चिट्ठी आई है क्या? जबकि सूचना परक निमंत्रण पत्रों और अर्थ जगत के पत्रों के अलावा चिट्ठी आना प्रायः बंद हो गया है। समानार्थी होते हुए भी पत्र और चिट्ठी के भावार्थ में अंतर है। चिट्ठी शब्द अधिक व्यक्तिगत और भावना प्रधान है। इसी तरह खत शब्द भी प्रचलन में रहा और प्रायः पोस्टकार्ड का समानार्थी बन गया। प्रेम प्रसंग में पत्र लिखने, लिफाफा खोलने, एक एक पंक्ति को बार बार पढ़ने की रागात्मक अनुभूति की दुनिया निराली होती थी। पहली बार प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए यत्न से पत्र का लिखा जाना, धड़कते दिल से प्रेमिका तक पहुंचाना और उसके उत्तर की प्रतीक्षा में बेचैन होना, यह एक प्रेमी का फीलिंग के बारे में कहा गया। ऐसे अनेकानेक प्रसंग स्मृतियों को कोश में सुरक्षित होंगे। फूल पत्तियों से सुसज्जित लंबे लंबे पत्र फोटोग्राफ की तरह सहेजी जाने वाली सामग्री बन जाते थे। विवाहित जीवन में घर गृहस्थी की ऊंच नीच के कारण के विवरणों से भरे हुए पत्रों के बीच मधुरता भरी कुछ पंक्तियां शीतल रसधार जैसी बन जाती थी। व्यक्तिगत बातों के होते हुए पत्र की शुरुआत अत्र कुशल तत्रास्तु से होती है। तात्पर्य होता है कि यहाँ सब ठीक है, भगवान की कृपा से वहां भी सभी आनंदित होंगे। ऐसे वाक्य में परिजनों की मंगल कामना होती थी। पत्र के अंत में सभी को यथायोग्य लिखकर सभी को सामूहिक अभिवादन दिया जाता है या था, लेकिन परिवार का हर एक सदस्य अपेक्षा करता था कि उसे अलग से कुछ लिखा जाए। किसी व्यक्ति के देहावसान में जो मर जाता है का समाचार अधिकांशतः पोस्टकार्ड से दिया जाता था और जिसका कोना काट दिया जाता था। इस तरह से पत्र लिखे जाते थे। ठीक है, तो इन स्मृति शेष प्रसंगों को हटाकर आज भी समाचार पत्र पत्रिकाओं के में विभिन्न शीर्षकों के तहत पाठकों के पत्र पूरे महत्व के साथ प्रकाशित होते हैं। इन्हें संपादकीय जैसा महत्वपूर्ण पृष्ठ दिया जाता है। ठीक है, सुखदेव क्षेत्रीय, निर्माण विहार, दिल्ली जनसत्ता। अब कुछ क्वेश्चन है जो इसको हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ। पहला क्वेश्चन है, पत्र लेखन एक डैश है, तो पत्र लेखन एक कला है। पत्र के अंग डैश हैं। पत्र के अंग क्या है? शीर्षक है, प्रेषक का पता, संबोधन है। पत्रों के प्रकार व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र और निजी पत्र है। ये सभी आंसर होंगे। थैंक यू। लेट अस एंड टुडेज क्लास।